Hello everyone, welcome to my channel Study Driven. Today we are going to learn the concept of Accounting Standard 1 in a simplified way. Accounting Standard 1 stands for or refers to Disclosure of Accounting Policies. Accounting Standard 1 का नाम ही है Disclosure of Accounting Policies. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ये बोलता है कि बिजनेस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे हो वो सारे डिस्क्लोज़ करो. डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ मतलब बिजनेस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे हो वो सारे डिस्क्लोज़ करो. ये बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ये नहीं बोलता है कि कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो करना है बिजनेस को. ये नहीं बोलता है. ये बोलता है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे हो बिजनेस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में वो सारे डिस्क्लोज़ करना है. कहाँ पे डिस्क्लोज़ करना है? नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज़ करना है. ओके. नाउ बिजनेस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस. व्हाट इज बिजनेस? इन लेमैन वर्ड business means business to earn profit. Okay, in layman word we understand business is business to earn profit. In other words, business is what? Business is an economic activity. There must be activity in business that involves what? Exchange, purchase, sale or production of goods, that is assets, goods and services, that is the assets of business. Okay, so in simple word we can remember that business is what? It is a combination of assets and activity is business. Okay, in simple word we can remember business is combination of assets and activity, and there must be a profit, there must be a motive to earn profit. Okay, and if it is non-profit organization then there is no motive to earn profit, but then there should be a target to achieve social cause. Okay, so we understood what is business. Now let us see what is financial statement. बिजनेस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, हाँ, सो हम लोग पूरा बेसिक से समझेंगे. वी विल अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच सो दैट एंड वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड वर्ड, मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड. ओके, सो वी विल हैव टोटल कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड वी विल हैव नो डाउट. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या बोलता है? बिजनेस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में. बिजनेस का तो पता चल गया व्हाट इज़ बिजनेस, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में. नाउ लेट अस सी व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट्स दैट प्रेजेंट द एक्चुअल व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो सारे स्टेटमेंट्स होते हैं जो बिजनेस का एक्चुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता देता है. बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होता है ना, तो बिजनेस का एक्चुअल व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, एक्चुअल व्यू क्या है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का बिजनेस का, वो सारा बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दिस इज आउटकम्स ऑफ अकाउंटिंग. फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या समझेंगे हम लोग फिर. मतलब बिजनेस अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, राइट. मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो सारे स्टेटमेंट्स होते हैं जो बिजनेस का एक्चुअल व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट करता है. बिजनेस का एक्चुअल व्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, फाइनेंशियल कंडीशन बोल लो कैसा है, वो कैसा है, वही रिप्रेजेंट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यही रिप्रेजेंट करता है. सो वी न्यू व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है ये पता कर लिया हम लोग. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या चीज़ों से बनता है, एलिमेंट्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, क्या क्या चीज़ों से बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एसेट्स, लायबिलिटीज़, रेवेन्यू मतलब इनकम, एक्सपेंसेस एंड इक्विटी, ये सारी चीज़ों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है. ओके, अब कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, व्हाट आर द सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. स्टेटमेंट ऑफ इनकम, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट,
स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट्स। फाइनली ये सारा हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, so we understood what is financial statement, right? So let me recap this. What we understood: accounting standard 1. Let me recap this. What we understood: अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। हम लोग क्या समझे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या होता है? इट इज़ डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, राइट? मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ये बोलता है कि बिजनेस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो किए हो वो सारे डिस्क्लोज करो, राइट? नोट्स टू अकाउंट्स में। अब बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इज इन सिंपल वर्ड, बिजनेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स एंड एक्टिविटी। व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द statements and represent the actual view of financial performance of the organization। ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल एक्चुअल व्यू क्या है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, या फाइनेंशियल हेल्थ का, या फाइनेंशियल कंडीशन का, वो रिप्रेजेंट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या चीज़ों से बनता है? एसेट्स, लायबिलिटीज़, ओके, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एंड इक्विटी। ये 5 चीज़ों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, देन कम्स कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। ये सारे हो गए हम लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ओके। सो दिस आर द 5 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट? हम लोग कैसे बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो आउटकम ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर व्हाट? दिस आर आउटकम ऑफ अकाउंटिंग। बिजनेस में पहले अकाउंटिंग होता है ना, उसी का आउटकम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि इट इज़ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस में क्या होता है? पहले एट द वेरी इनिशियल स्टेज बिजनेस में क्या होता है? ट्रांजैक्शंस होता है। अब ट्रांजैक्शंस क्या होता है? जैसे कि कैपिटल बॉट इनटू बिजनेस, गुड्स परचेस्ड फॉर बिजनेस, एक्सपेंसेस इनकर्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो ये सारे हो गया एक एक ट्रांजैक्शन बिजनेस का, राइट? एक एक हो गया बिजनेस का ट्रांजैक्शंस। अब यही सारे ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना होता है और इंटरप्रेट करता है बिजनेस का ट्रांजैक्शन, तब जाके बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो स्टेप्स क्या है एक बार देख लेते हैं हम लोग। स्टेप्स होता है कि पहले जो ट्रांजैक्शन होता है वो सारे रिकॉर्ड करना होता है जर्नल बुक में, फिर लेजर बनता है जर्नल से, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है जर्नल का, लेजर का क्लोजिंग बैलेंस लेके ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते हैं। तो ऐसे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ओके। तो पहले ट्रांजैक्शन होता है, उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करके फिर जर्नल बनते हैं, फिर लेजर बनते हैं, लेजर का क्लोजिंग बैलेंस से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते हैं। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट? अब क्यों बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? वाई? हम लोग तो ये पता कर लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, क्या क्या चीज़ों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और कैसे बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट? कैसे बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारे तो देख लिए, पर क्यों? व्हाट इज़ द नीड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्योंकि देखो क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड होता है। जैसे जैसे बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस का पकड़ लो रिपोर्ट कार्ड होता है। जैसे बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, वो सारे हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है, ठीक है। अब देखो कोई भी इन्वेस्टर बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो वो देखेगा ना रिपोर्ट कार्ड, वो देखेगा ना बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड, तभी ना देख के इन्वेस्ट करेगा। लेंडर्स जो बिजनेस को पैसा उधार देगा वो भी देखेगा कि हम इसका कंडीशन देख लेते हैं, तभी हम इसको पैसा उधार देंगे कि हमको पैसा मिलने का फिर से रीपे में कर पाएगा कि नहीं बिजनेस, ये देख लेगा। सो पोटेंशियल इन्वेस्टर एंड लेंडर्स एक्सपेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट?
फिर कॉरपोरेशन मतलब बिजनेस हैव टू प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू फाइल कॉरपोरेट टैक्स रिटर्न। कॉरपोरेशन को क्या होता है, मतलब बिजनेस हैव टू प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसलिए भी ज़रूरत होता है बिजनेस को क्योंकि उसको टैक्स फाइल करना होता है, इसलिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होता है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, इट हेल्प बिजनेस टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर। अगर अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बिजनेस का तो इससे इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा इससे, और बैंक भी लोन देगा बिजनेस को तभी ना, लोन मिलने अगर बिजनेस को तब लोन मिलने के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हेल्प होगा। फिर क्या होता है, रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर टू इवेल्युएट। रिपोर्ट्स आर व्हाट, रिपोर्ट्स आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दिस आर प्रिपेयर टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस, बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है बिजनेस का, लिक्विडिटी पोजीशन क्या है बिजनेस का, ये सारे जानने के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। अब क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के ही ओनर्स, मतलब क्या होता है, ओनर्स मतलब होता है कि बिजनेस जो चलाता है, जो बिजनेस का मालिक है, वो बिजनेस के बारे में क्या डिसीजन लेगा, आगे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है उसको पैसा, कहाँ से उसको लोन लेना है या नहीं लेना है बिजनेस के लिए, ये सारे जो डिसीजंस है होता है ओनर्स का जो, वो भी ओनर्स डिपेंड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ही डिसीजन लेने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के ही ओनर्स अपना बिजनेस का डिसीजन भी लेता है। तो दिस आर द वाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ रिक्वायर्ड, क्यों बनाना पड़ता है हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, एक तो हो गया कि इन्वेस्टर लेंडर, ओके, सो दिस आर द रीजंस वाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड टू बी प्रिपेयर्ड, ये भी हम लोग देख लिए। अब देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़र कौन सा है। एक देख लो कि एनुअल ऑडिट इसका ज़रूरत होता है कि कौन कौन से यूज़र है, मतलब कौन कौन इसको यूज़ करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। एक तो हो गया कि बिजनेस का जो अंदर का लोग है, मतलब समझ लो कि मैनेजर्स हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गया, फिर तो बिज़नेस का ओनर्स हो गया, ये सारा बिज़नेस का अपना, समझ लो अपना इंसान है या अंदर का इंसान है। तो ये सारे हो गए इंटरनल यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन कम्स एक्सटर्नल मतलब जो बाहर का लोग हैं बिजनेस का, बट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़ करता है बिजनेस का, जैसे हो गया बैंक अपना लोन देने के लिए एक बार चेक करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर टैक्स पर्पज़ के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़रूरत होता है। इन्वेस्टर्स हो गया, जो बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगा वो भी चेक करेगा बिज़नेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर क्रेडिटर्स जो क्रेडिट में गुड्स सेल करेगा बिजनेस को, ये सब लोग बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़रूरत पड़ता है। सो दे आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, सो वी न्यू what is financial statement. So what was our definition? Our definition was बिजनेस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, तो हम लोग ये समझ गए ना बिज़नेस क्या होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। तो बिज़नेस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, क्यों बनाना पड़ता है वो भी हम लोग देख लिए। तो बिज़नेस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो करता है वो सारे डिस्क्लोज करना पड़ता है, राइट। Now let us see the definition of the context of accounting standard 1. What is the context of accounting standard 1? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये बोलता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 स्टेट्स दैट एन enterprise, now let us understand the meaning of enterprise also. What is enterprise? Enterprise means any business or company, right? Enterprise means what? Enterprise means any business or company. It includes what? It is similar to business, company, firm, undertaking, venture, organization, operation, concern, industry, corporation. ये सारे enterprise के अंदर ही आ जाता है, ये सबको हम enterprise ही बोलेंगे, ठीक है। तो enterprise क्या होता है हम लोग समझ लिए, any business or company, okay. So accounting standard 1 states that enterprise needs to disclose
significant accounting policies, right? Followed by it to prepare and present financial statement. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन ये बोलता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन स्टेट्स एंटरप्राइज नीड्स टू डिस्क्लोज significant accounting policies followed by it to prepare and present the financial statement. अपने financial statement बनाने में जो भी significant accounting policies follow किए हो enterprise वो सारे disclose करो, ये बोलता है accounting standard वन. मेन context यही है. अब क्या होता है, ये तो बोलता ही है, साथ ही साथ ये भी बोलता है कि ये भी disclose करो the manner in which such accounting policies must be disclosed. कौन सा manner में disclose करना है इन सब accounting policy वो भी बोलता है accounting standard वन. Okay, now let us see why accounting standard 1 or why disclosure of accounting policies. क्यों ये चाहिए? Because business entities state of affairs means balance sheet. Business entities state of affairs gets significantly impacted by the accounting policies used to prepare financial statement. मतलब अपने बिजनेस का फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो होता है वो बिज़नेस का बैलेंस शीट को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है. उसका इम्पैक्ट बिज़नेस का बैलेंस शीट में बहुत आता है. इसलिए हम लोगों को फिनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन फॉलो करना है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और क्यों फॉलो करना है, तो इसलिए आता है, ठीक है. इसीलिए क्या होता है, टू प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इस स्टेट ऑफ अफेयर्स. बिजनेस का अपना बैलेंस शीट का ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करने के लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन फॉलो करना होता है. पर्पस क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन फॉलो करने की? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज? पर्पस ये है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट मीन्स कि फिनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया है बिजनेस, है ना, उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा. जैसे कि ये है बिजनेस और ये बिज़नेस अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है और फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के साथ ही साथ नोट्स टू अकाउंट्स भी मेंटेन कर रहा है. नोट्स टू अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन का बात बोला गया है ना. नोट्स टू अकाउंट्स में ही तो सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज़ डिस्क्लोज होंगे. सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज़ नोट्स टू अकाउंट्स में ही डिस्क्लोज होंगे ना. तो बिज़नेस अपना जो फिनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, ठीक है, तो नोट्स टू अकाउंट्स में उस सब अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का डिस्क्लोज होगा. अगर नोट्स टू अकाउंट उसका बनाया गया सही से, तो जब कोई भी यूज़र ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल, जब वो उसको एक्सेस करेगा, उसको पढ़ेगा, तो उसको समझने में आसानी होगा. इट विल बी बेटर अंडरस्टैंडिंग. अगर जब वो फिनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेगा ना, तब उसका नोट्स टू अकाउंट्स रहेगा साथ में, तो वो देख पाएगा कि कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो हुआ है. वो सब नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा भी है, तो ही और शी कैन रेफर इट. ओके, सो इट विल गिव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट. फिर क्या होता है, मीनिंगफुल कंपैरिजन में भी फिनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करेगा. अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट का नोट्स टू अकाउंट्स बनाया हुआ है तो दैट विल बी वेरी ईजी वो कंपेयर करने में. मीनिंगफुल कंपैरिजन होगा एक बिज़नेस से दूसरा बिज़नेस का फिनेंशियल स्टेटमेंट का. तो एक को पता चलेगा ना कि इस बिज़नेस में ये अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो हुआ है और इस बिज़नेस में ये अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो हुआ है, इसलिए दोनों का ये डिफरेंस आ रहा है. या तो इस बिज़नेस में भी ये अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो हुआ है, इस बिज़नेस में भी सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो हुआ है, बट फिर भी दोनों का प्रॉफिट में कम बेसी है. तो these are the points that a user can interpret if there is notes to accounts. That is the purpose of disclosure of accounting policies, comparison and understanding. Now, to prepare financial statement, certain assumptions are used, right? Financial statement अब जब बनाता है business, वो बनाने के लिए certain assumption तो यूज़ होता ही है ना. certain assumption होता है, basic assumptions, है ना. उसी का नाम दिया गया है फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions.
बिजनेस जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, वो बनाने के लिए सर्टेन अजम्पशन यूज़ किया गया है जो बेसिक है बहुत, उसी का नाम दिया गया है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। ये क्या है? दिस आर अज्यूम टू बी फॉलोड। ये सारे अजम्पशंस ऐसे हैं ना, सर्टेन अजम्पशंस आर यूज्ड, सो ये सारे दिस आर अज्यूम टू बी फॉलोड, दिस आर सच अजम्पशंस, दिस आर सच बेसिक अजम्पशंस जो एज्यूम किया जाता है कि ये फॉलो हो रहा है बिजनेस में। तो इसका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है। डिस्क्लोजर तभी रिक्वायर्ड है ओनली इफ़ दे आर नॉट फॉलोड, अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये ऐसा बेसिक अजम्पशंस है बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए कि अगर ये तुम फॉलो कर रहे हो तो नोट्स टू अकाउंट्स में कुछ बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस आर सच बेसिक अजम्पशंस, दिस हैज़ टू बी फॉलोड। अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है तब इसका डिस्क्लोजर तुम नोट्स टू अकाउंट्स में दो, यही बोलता है ये। अब फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन इसका नाम दिया गया है। ये 3 तरह के होते हैं। एक तो हो गया गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। अब हम एक एक को देखेंगे। गोइंग कंसर्न क्या होता है? गोइंग कंसर्न मीन्स बिजनेस एंटिटी विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इन नियर फ्यूचर। मतलब ये होता है कि बिजनेस एंटिटी जो है ना, वो अपना बिजनेस को चलाया जाएगा नियर फ्यूचर तक। तो नियर फ्यूचर का मतलब क्या हुआ इधर? नियर फ्यूचर हियर मीन्स दिस प्रोवाइड इज दिस पीरियड इज नेक्स्ट 12 मंथ्स आफ्टर एन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड जब ख़त्म हो रहा है उसके बाद का नेक्स्ट 12 मंथ्स, उसके बाद का 12 मंथ्स, उसको हम नियर फ्यूचर मान लेंगे। ठीक है। तो बिजनेस वी एज्यूम इट, बिजनेस एंटिटी विल कंटिन्यूज ऑपरेशन, मतलब बिजनेस अपना ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू करेगा 12 मंथ्स तक। तो ये हम लोग मान ले रहे हैं। अगर ये है तो गोइंग कंसर्न इज फॉलोड, राइट। इफ़ नो, उसके साथ में ये भी बोलता है गोइंग कंसर्न, इफ़ नो एविडेंस इज अवेलेबल टू बिलीव, इफ़ नो एविडेंस, ऊपर से ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं है ये बिलीव करने के लिए कि that it will, the business will or will have to cease its operation in near future। ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं है ये मानने के लिए कि बिजनेस विल और बिजनेस को विल हैव टू, उसका ऑपरेशन बिजनेस को अपना बंद करना पड़ेगा नियर फ्यूचर में। अगर अब आज हम देख रहे हैं इस अकाउंटिंग पीरियड में आने का नियर फ्यूचर, मतलब आने का 12 मंथ्स में बिजनेस का कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है कि बिजनेस बंद हो सकता है 12 मंथ्स के अंदर, तब हम लोग नहीं मानेंगे कि गोइंग कंसर्न फॉलो हो रहा है। तब हमको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि कमिंग 12 मंथ्स में बिज़नेस को अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ेगा, या बिज़नेस का कोई इंटेंशन है, ना नेसेसिटी है ना इंटेंशन है, तब तो गोइंग कंसर्न फॉलो हो रहा है, उसका कोई डिस्क्लोजर देने का ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल क्या हो गया गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का? एग्जाम्पल ये हो गया प्री पेमेंट, और एक ये हो गया एक्रूअल ऑफ एक्सपेंसेस। प्री पेमेंट मतलब क्या? जो एक्सपेंस अभी भी अराइज हुआ नहीं है पर उसका पेमेंट हो चुका, जैसे कि एडवांस सैलरी, प्रीपेड बिल्स, रेंट। फिर एक्रू एक्सपेंस मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हो गया, मतलब एक्रू हो गया पर उसका पेमेंट नहीं हुआ, रेंट पेबल, इंटरेस्ट पेबल। ओके, सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब क्या बोलता है इधर? अनदर एग्जाम्पल ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज द प्रीपेमेंट एंड एक्रूअल एक्सपेंसेस, राइट। प्रीपेमेंट एंड एक्रूअल, कंपनीज प्रीपे एंड एक्रू एक्सपेंसेस बिकॉज दे बिलीव दैट दे विल कंटिन्यू ऑपरेशंस इन फ्यूचर, राइट। कोई भी कंपनी प्रीपे करता है एक्सपेंसेस, या तो एक्रू करता है, या तो एडवांस में देता है, या तो बाकी रखता है बिजनेस चलाने के दौरान कोई भी पैसा, एक्सपेंसेस, यही मानते हुए ना कि वो अपना ऑपरेशन कंटिन्यू करेगा, वो चल रहा है बिजनेस, अभी ये सब हो रहा है पर ये सब बाद में पे ऑफ हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, ये सब पेमेंट हो जाएगा, तो यही मानते हुए चल रहा है ना। सो इसीलिए प्रीपेमेंट और एक्रूअल इज एक्रूअल एक्सपेंसेस आर एग्जाम्पल ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ओके, नाउ लेट अस टेक सम एग्जाम्पल ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. Let's say a company manufactures a chemical known as chemical X. Okay, कोई भी एक कंपनी है वो केमिकल एक्स मैन्युफैक्चर करता है।
अब क्या हुआ, सडनली गवर्नमेंट क्या कर दिया, इम्पोजेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैन्युफैक्चर। अब गवर्नमेंट का क्या कर दिया, वो केमिकल एक्स को पूरा बैन कर दिया। इम्पोजेस अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैन्युफैक्चर, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ दिस केमिकल इन द कंट्री में उसका इस केमिकल एक्स को पूरा बैन ही कर दिया गया, पूरा बैन कर दिया गया। उसका ना इम्पोर्ट हो सकता है, ना एक्सपोर्ट हो सकता है, ना मैन्युफैक्चर, कुछ नहीं हो सकता है। मतलब केमिकल एक्स को बंद कर दिया गया। अब कंपनी वही मैन्युफैक्चर करता था, ठीक है। अब क्या किया, गवर्नमेंट उसको पूरा बैन कर दिया कंट्री में। अगर अब देखो, अगर ये केमिकल एक्स, अगर ये केमिकल एक्स खाली एक मतलब खाली ओनली प्रोडक्ट है कंपनी का, तो फिर कंपनी बंद हो गया। अगर कंपनी जो केमिकल एक्स प्रोड्यूस करता था, जो कंपनी है वो जो केमिकल एक्स प्रोड्यूस करता था, अगर ये इसका ओनली प्रोडक्ट है, यही बनाता था खाली, और कुछ नहीं बनाता था, तो गवर्नमेंट जब इसको बैन कर दिया तो ये तो गया ना, तो कंपनी तो बंद हो गया। अब क्या चलाएगा, कंपनी तो ये प्रोड्यूस करता था। फिर क्या हो गया, इसका गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं हुआ। द कंपनी विल नो लॉन्गर बी अ गोइंग कंसर्न, फिर ये गोइंग कंसर्न नहीं रहा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाट, द ईस्टर्न कंपनी क्लोजेज वन ऑफ इट्स ब्रांच। एक कंपनी है, ये क्लोज करता है वन ऑफ, इसका बहुत सारा ब्रांच है, ठीक है। ईस्टर्न कंपनी एक कंपनी है, इसका बहुत सारा ब्रांच है, ये कंपनी है, ठीक है। इसका बहुत सारा ब्रांच है, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, बहुत सारा ब्रांच है इसका। एंड विल क्लोजेस वन, एक ब्रांच को बंद कर देता है, बाकी ब्रांचेस ये चलाएगा, ये बोल रहा है ईस्टर्न कंपनी। तो इसमें क्या हुआ, इसका एक ब्रांच बंद हुआ, मतलब तो ये नहीं हुआ ना कि इसका कंपनी पूरा बंद हो गया। इट्स नॉट दैट, एक ब्रांच बंद हुआ, इट विल कंटिन्यू विद द अदर्स। इसका मतलब क्या होता है, दिस कंपनी इज़ अ गोइंग कंसर्न, कंपनी फिर गोइंग कंसर्न रह गया। हाँ, because this shutting down a small part of business does not impair the ability of the company operate as a going concern. Okay, now let us check the application of the definition। जो हम लोग going concern concept पढ़े उसका application देखते हैं। application of the definition में क्या आता है, we will check here the scenarios or the situations कब गोइंग कंसर्न डाउट में आ सकता है और तब क्या होता है। जैसे कि नेगेटिव नेटवर्थ हो गया, नेगेटिव नेटवर्थ मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड ही नेगेटिव हो गया, तो फिर गोइंग कंसर्न डाउट में आ गया ना, बिजनेस कैसे चलेगा। नेटवर्थ इज लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, राइट। तो वही जब नेगेटिव हो गया फिर तो गोइंग कंसर्न डाउट में आ गया, और जब भी गोइंग कंसर्न डाउट में आ गया तो ऑडिटर शुड एसेस गोइंग कंसर्न ऑफ एंटिटी। ऑडिटर को फिर देखना है उसको, उस सिचुएशन को, सिचुएशन को स्क्रूटिनी करना है, फिर उसमें जजमेंट देगा। पर ये सिनेरियो है जब गोइंग कंसर्न डाउट में आ गया, राइट। जबकि नेगेटिव नेटवर्थ हो गया कंपनी का, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल हो गया, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, बिजनेस चलाने का, वर्किंग चलाने का खर्चा नेगेटिव हो गया, तो कैसे चलेगा बिजनेस, तो गोइंग कंसर्न डाउट में आ गया। एडवर्स की फिनेंशियल रेशियोज जैसे कि डेट इक्विटी रेशियो हो गया, करंट रेशियो हो गया, ये सारे नेगेटिव हो गया, तो गोइंग कंसर्न डाउट में आ गया। सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो नेगेटिव आ रहा है, तो फिर गोइंग कंसर्न डाउट में है ना, तो बिजनेस कैसे चल सकता है अगर ये सब सिनेरियो है। डिविडेंड देना बंद कर दिया कंपनी, या तो फिर लोन लिया था कहीं से, लोन रिपेमेंट इसका डिफ़ॉल्ट हो गया, तो फिर गोइंग कंसर्न डाउट में है, राइट। सो दिस आर द सिनेरियोज व्हेन गोइंग कंसर्न इज इन डाउट। तब क्या होता है, तब ऑडिटर इस चीज़ों को देखोगा, एसेस करेगा सिनेरियो को, फिर उसके ऊपर जजमेंट देगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट फंडामेंटल अजम्पशन इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब accounting policy once followed shall be applied consistently from one period to another period। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग पॉलिसी, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी बिजनेस लिया है, चूज़ किया है, वो वंस फॉलो हो गया तो इट विल बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड, ये बोलता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। लेट अस सी टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या हो गया,
जैसे 2012-13 में अकाउंटिंग पॉलिसी चूज़ किया कंपनी ने कि ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी करेगा फीफो बेसिस में, राइट। तो इट इज़ अज्यूम्ड कि जब ये अकाउंटिंग पॉलिसी एक सिलेक्ट किया तो 2012-13 में, तो 2013-14, 14-15, 15-16 में भी यही ये मान लिया जाता है कि यही अकाउंटिंग पॉलिसी कंटिन्यू करेगा, राइट। सो वंस फॉलोड शैल बी कंटिन्यूड for another period and continue in future also. अकाउंटिंग पॉलिसी अगर एक बार सिलेक्ट कर लिया कंपनी ने फिर वो ही उसको कंटिन्यू करेगा, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी कंटिन्यू करेगा। अब देखो, हाउएवर अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज, क्या ये कभी, क्या अब क्वेश्चन आएगा कि क्या कंपनी कभी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं कर सकता है? या कर सकता है। कब कर सकता है? जब रिक्वायर्ड बाय लॉ हो, रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, या जो चेंज करेगा वो रिजल्ट इनटू मोर फेयर रिप्रेजेंटेशन करेगा। जब चेंज करेगा ना, उसका बेटर रिप्रेजेंटेशन होगा, बेटर प्रेजेंटेशन होगा, तभी कर सकता है कंपनी। कंसिस्टेंसी, अगर ये नहीं करता है तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल फॉल्ट होता है। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। एलिमेंट कंपनी, इट इज़ अ कंपनी, कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया अपना फिक्स्ड एसेट पे, ठीक है। एक कंपनी है जो अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया फिक्स्ड एसेट में। पहला ईयर में इसने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया, सेकेंड ईयर में ये WDV मेथड फॉलो किया, और थर्ड ईयर में फिर ये स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया, राइट। ये कैसे हो गया? ये क्या किया कंपनी? कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल नहीं दिख रहा है इधर, क्योंकि ये पहला ईयर में स्ट्रेट लाइन, फिर WDV, फिर स्ट्रेट लाइन फॉलो कर लिया, कंसिस्टेंसी तो दिख नहीं रहा है। अब ईयर 4 में जब नया ऑडिटर अपॉइंट किया गया, ठीक है, वो नोटिस किया कि कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग वाज नॉट बीइंग फॉलोड, ये तो फॉलो हो नहीं रहा है। पर तब क्या चेक करेगा कि चेंज डिड नॉट, क्या ये जो चेंज हो रहा है, क्या ये बेटर रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ये क्या ये हेल्प कर रहा है बिजनेस को, इज़ इट हेल्पिंग द बिजनेस टू फॉर फेयर रिप्रेजेंटेशन, फेयर प्रेजेंटेशन, ये चेक करना होता है तब। तो अब ऑडिटर ये देखा कि चेंज डिड नॉट कंट्रीब्यूट, चेंज जो किया कोई पॉजिटिव चेंज नहीं हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं किया गया पॉलिसीज़ जो चेंज किया गया उसके वजह से कोई पॉजिटिव चेंज भी नहीं आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तब तो इट रिजल्टेड, क्या हुआ? फर्दर इट रिजल्टेड इनकरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, फर्दर क्या हो गया? इसका इनकरेक्ट कैलकुलेशन हो गया, और जो फिक्स्ड एसेट का कैरीड अमाउंट था बैलेंस शीट में वो भी इनकरेक्ट आ गया इसके वजह से। तो ये पूरा रॉन्ग जा रहा है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल फॉलो तो करना चाहिए, ये बेसिक एजम्पशन है। कोई भी कंपनी या बिजनेस अपना कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल तभी चेंज कर सकता है या ब्रेक कर सकता है, जो भी बोल लो, पॉलिसीज चेंज कर सकता है जब वो बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगा। यहाँ पे तो वो दे नहीं रहा है, गलत अमाउंट कैरी फॉरवर्ड, रॉन्ग इनकरेक्ट अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो दिस इज़ रॉन्ग, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल नॉट फॉलोड, तो ऑडिटर विल गिव हिज जजमेंट ऑन दिस। व्हाट इज़ अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज? यहाँ पे क्या बोला है? कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल डज नॉट प्रोहिबिट, यहाँ पे ये बोला है कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड मेथड, कब कर सकते हो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज? अकाउंटिंग कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये नहीं बोलता है, ये नहीं बोलता है कि कंपनी अपना अकाउंटिंग प्रोहिबिट, कंपनी ये कब अकाउंट कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कंपनी को अपना अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने के लिए प्रोहिबिट नहीं करता है, रोकता नहीं है, पर ये बोलता है कि कंपनी आर फ्री टू चेंज their अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड मेथड इफ देयर आर वन और मोर लॉजिकल रीज़न होना चाहिए वो चेंज करने के लिए, टू डू सो, एंड द चेंज टू अडॉप्टेड मोर क्लियरली रिफ्लेक्ट्स बिजनेस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका बेटर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ओके, नाउ let us see the third fundamental accounting assumption, that is accrual concept. Accrual concept क्या बोलता है? Income and expenses shall be accounted and as and when accrued and not when actual cash is received or paid, right?
जैसे कि एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं, एक्रूअल अकाउंटिंग इज अ सिस्टम यूज बाय कंपनीज टू रिकॉर्ड देयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एट द पॉइंट व्हेन दे ऑकर regardless of whether a cash transfer has been made. Transaction occur matters here. Cash received or not received, paid or not paid, that is regardless here. That does not matter. वो matter नहीं करता है. Example क्या हो सकता है? A company that uses accrual basis of accounting records a sale. एक sale record कर रहा है. As soon as it sends an invoice to customer, टेक्निक्स लिमिटेड ये कंपनी है, अ सॉफ्टवेयर कंपनी, हैज़ टोटल मंथली सेल $10,000 का सेल किया है, 60% इसका कैश है और बाकी क्रेडिट में है. अंडर एक्रूअल अकाउंटिंग में क्या होगा? अकाउंटेंट्स ट्रीट द क्रेडिट ट्रांजैक्शन एज सेल्स. एक्रूअल कंसेप्ट में क्रेडिट ट्रांजैक्शन सेल माना जाता है. प्रॉफिट ऑफ दिस सेल्स विल जनरेट इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स, बोथ ऑफ विच डिडक्ट एक्सपेंसेस. जब भी कोई सेल होता है ना, तो ये गुड सोल्ड हो गया तो प्रॉफिट, गुड सोल्ड हो गया तो ट्रेडिंग अकाउंट का, अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं ना बाई सेल, कैश भी आता है वहाँ पे, क्रेडिट भी आता है. क्रेडिट आता है इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि एक्रूअल अकाउंटिंग कंसेप्ट फॉलो हो रहा है. क्रेडिट सेल का अभी पैसा नहीं तो मिला ना. क्रेडिट सेल जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, उसका पैसा तो नहीं मिला अभी तक क्योंकि वो बाकी में बेचा गया है, पर वो हम लोग लिखते हैं एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में. क्योंकि अक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग फॉलो होता है. वो तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, तो फॉलो करना ही है अक्रूअल. तो ये यहाँ पे अक्रूअल कंसेप्ट फॉलो होता है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. Okay, so what are accounting policies? So these are all fundamental accounting assumptions. तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption है जो बिजनेस अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए फॉलो करता है या फॉलो करना ही होता है बिजनेस को. जैसे कि एक हो गया गोइंग कंसर्न. बिजनेस गोइंग कंसर्न क्या बोलता है कि बिजनेस कमिंग 12 मंथ्स तक चल रहा है, ये मान लेते हैं हम लोग. फिर आता है कंसिस्टेंसी कि बिजनेस अब कोई भी एक अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट कर रहा है तो इट इज़ अज्यूम दैट वही अकाउंटिंग पॉलिसी वो आगे भी कंटिन्यू करेगा. अगर वो चेंज तभी कर सकता है जब उसको बेटर फिनेंशियल रिप्रेजेंटेशन अगर वो देगा तभी वो चेंज कर सकता है. और एक आ गया एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन का एक्रूअल अजम्पशन. उसमें क्या होता है कि इनकम और एक्सपेंसेस एक्रूज मैटर, वेदर रिसीव्ड और पेड इट डज नॉट मैटर. इनकम अर्न हो गया तुमको पर अभी तक मिला नहीं है, वो भी रिकॉर्ड होगा. एक्सपेंसेस अभी तक इनकर्ड हो गया है तुम्हारा, पर तुम्हारा अभी तक पैसा पेमेंट नहीं हुआ, तब भी वो रिकॉर्ड होगा. राइट, that is all says accrual concept. Now let us come in the next step, that is what are accounting policies. Accounting policies क्या होता है? Accounting policies are the rules and guidelines. अब हम लोग इतना पढ़ लिए कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, हाँ इसी को डिस्क्लोज करने को बोलता है अकाउंटिंग पॉलिसीज को. डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होता है? These are rules and guidelines that are selected by a company for use in preparing and presenting the financial statement. Accounting policies rules होता है और guidelines होता है, set of rules and guidelines जो selected होता है by a company for preparing and presenting its financial statement. Accounting policies are important as they set a framework which all companies follows. Accounting policy जैसे कि हम accounting policy कुछ ले लिए, सिलेक्ट कर लिए, तो उसका एक फ्रेमवर्क है ना. ये अकाउंटिंग पॉलिसी ये बोलता है, तो ये एक फ्रेमवर्क है. तो ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो कंपनी फॉलो करता है, तो इट प्रोवाइड कंपेरेबल एंड कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो कंपेरेबल भी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इसका कंसिस्टेंट एक स्टैंडर्ड भी होता है. ओके, समरी देख लेते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होता है. दिस आर द रूल्स एंड गाइडलाइंस
दैट कंपनी यूज टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फिर आता है अकाउंटिंग पॉलिसीज कैन बी सिलेक्टेड टू बी कंजर्वेटिव, एग्रेसिव और बेस्ट. इतना डिटेल्स नहीं चाहिए. नाउ लेट अस सी. ओके, नाउ लेट अस चेक सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिलेक्शन कैसे होता है. एक तो होता है प्राइमरी कंडीशन और सेकंड होता है कि सेकेंडरी कंडीशन. अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का मीनिंग क्या है हम लोग पता कर लिए. मीनिंग क्या है. सिलेक्शन होता है, प्राइमरी कंडीशन होता है, सेकेंडरी कंडीशन होता है सिलेक्ट करने को. अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का हम लोग एक इसका जो डेफिनेशन था अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का, दिस आर रूल्स एंड गाइडलाइंस टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं. एग्जाम्पल दैट इज़ व्हाट. जैसे कि कंपनी का वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी करना है. कंपनी को अपना इन्वेंटरी वैल्यू करना है. उसके लिए ऑल्टरनेटिव क्या क्या है. वो फीफो मेथड भी यूज़ कर सकता है, वेटेड एवरेज भी कर सकता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट भी कर सकता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी के लिए. तो कंपनी ने अकाउंटिंग पॉलिसी ये सिलेक्ट किया कि उसको फीफो करना है. तो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. ओके, दिस इज़ अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. जैसे कि अकाउंटिंग पॉलिसी ये सिलेक्ट कर लिया कंपनी ने. फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, उसका कॉस्ट मॉडल भी है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी है. तो कंपनी ने सिलेक्ट कर लिया कि उसको रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करना है. तो ये हो गया दिस वन मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, राइट. देन अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्शन का, ये सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ये सिलेक्शन का दो स्टैंडर्ड होता है. एक तो प्राइमरी, दो कंसिडरेशन होता है. एक तो प्राइमरी और दूसरा आता है कि सेकेंडरी कंडीशन. प्राइमरी कंडीशन क्या बोलता है, हाउ टू सिलेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी की प्राइमरी कंडीशन होता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए. ट्रू एंड फेयर शैल बी द प्राइमरी फोकस फॉर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. बिजनेस अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, जो भी अकाउंटिंग, जैसे कि बिजनेस हो गया, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करेगा वो क्या नज़र में रखते हुए करेगा. यही नज़र में रखते हुए करेगा कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है इसका ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करेगा. ट्रू एंड फेयर व्यू आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. ये तो इसका पहला कंसिडरेशन रहेगा. पहला चीज़ दिमाग में ये रहेगा, बिजनेस को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने टाइम जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करना है, फॉलो करना है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए. तो प्राइमरी कंसिडरेशन ये हो गया. सेकेंडरी कंसिडरेशन क्या आता है. सेकेंडरी कंसिडरेशन में एक आता है प्रूडेंस. प्रूडेंस क्या होता है. प्रूडेंस इज प्रोविजन शैल बी क्रिएटेड. प्रूडेंस मीन्स व्हाट. Prudence means provision shall be created for anticipated future losses but not for future profit. Okay. फ्यूचर प्रॉफिट के लिए कुछ एंटिसिपेट नहीं किया जाएगा, प्रोविजन कुछ नहीं क्रिएट किया जाएगा. पर अगर फ्यूचर में कोई एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं, यहाँ पे लॉस हो सकता है, उसके लिए प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा. For above provision to be compiled, that is, do not overstate asset, do not understate liability, do not overstate profits and do not understate losses. Okay, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है. Let us take an example of prudence. Prudence का एग्जाम्पल ये क्या बोलता है. जैसे कि provision for bad and doubtful debts in balance sheet from debtors. In balance sheet from debtors, we always deduct provision for bad and doubtful debts. PB, provision for bad and doubtful debts. Okay. PBD. We always deduct this. This is what provision for bad and doubtful debts is reported in the receivables section of current asset, right? And is deducted from the final figure of the debtors or receivable. The provision does not show the debtors that have resulted as bad debts. ये क्या बताता है. Provision for doubtful debt. Doubtful provision for doubtful debt
क्या ये बताता है कि ये सारे पैसा नहीं मिला, ये सारा पैसा नहीं मिला? नहीं, ये नहीं बताता। ये बताता है कि क्या कितना पैसा नहीं मिलने का चांसेस है। ये चांसेस बताता है कि इतना पैसा नहीं मिल सकता है। तो यही बताया गया कि द प्रोविजन डज नॉट शो द डेटर्स दैट हैव रिजल्टेड एज बैड डेट. It has not resulted as bad debt. Rather, it shows the debtors that may end up as bad debt, right? Based on their trading history या company their specific circumstance, कुछ भी हुआ उसके हिसाब से ये assume किया जा रहा है कि this may end up as bad debt. That was prudence concept of accounting. Debtors are included in the provision. These debtors are included in the provision under prudence concept. Okay, ये प्रूडेंस कंसेप्ट फॉलो हुआ बैलेंस शीट में। ये जब हम लोग करते हैं उसका मतलब हुआ कि बैलेंस शीट में प्रूडेंस कंसेप्ट फॉलो हुआ. देन नेक्स्ट थिंग इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म. दिस टेल्स व्हाट ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर अकाउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस. ट्रांजैक्शन और जो भी हो रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस में उसको अकाउंट किया जाएगा. मतलब रियलिटी, सब्सटेंस मीन्स रियलिटी of transaction and events and not on the basis of law. Okay, let us see in detail. Substance over form. Concept of substance over form means that the transaction recorded in the financial statement must reflect their economic substance rather than their legal form. जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया गया है ना फिनेंशियल स्टेटमेंट में, उसका क्या रिफ्लेक्ट होना चाहिए उसमें, उसका इकोनॉमिक सब्सटेंस, इकोनॉमिक रियलिटी कितना है, rather than उसका लीगल फॉर्म क्या है. ओके, let us take an example of this. A company buys let us take an example of substance over form. मतलब economic event, economic substance, economic reality matters more than the legal form. Okay, that's what economic substance over form is. Let us take an example. A company buys a van. एक van खरीदता है कंपनी फ्रॉम अ बैंक अंडर अ लीज एग्रीमेंट. हाँ, लीज एग्रीमेंट में खरीदता है. पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए. अंडर द एग्रीमेंट द कंपनी विल हैव टू पे सम एडवांस. एग्रीमेंट में क्या, कंपनी को एडवांस पे करना है एंड विल पे द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वैन्स इन 4 ईयर. 4 साल में बाकी पैसा दे देगा, 4 इंस्टॉलमेंट में, 4 साल के इंस्टॉलमेंट में. नाउ ऑल्दो आफ्टर पेइंग द एडवांस बैंक विल प्रोवाइड द कंपनी विद द पोजीशन ऑफ द वैन्स, राइट, and company will own those vans from an economic point of view, but will not be recognized as a legal owner. लीगल ओनर तो नहीं हुआ ना, क्योंकि जब कंपनी ने पेमेंट किया वैन का, एडवांस दे दिया, तो उसको वैन तो हैंड ओवर हो जाएगा, पर उसका पूरा पैसा नहीं दिया अभी तक, तो उसका लीगल ओनर वो नहीं है फॉर दोज फाइनल इंस्टॉलमेंट. सो हियर व्हाट मैटर्स, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर करता है ये. सब्सटेंस ओवर फॉर्म. लीगल फॉर्म नहीं मिला, दैट डजंट मैटर, बट सब्सटेंस जो इकोनॉमिक बेनिफिट इसका हुआ है, दैट मैटर्स. द नेक्स्ट consideration of selection of accounting policy is materiality. Next consideration of selection of accounting policy. accounting policy जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं उसका सेकेंडरी कंसिडरेशन में और एक पॉइंट आता है जो है materiality. ये क्या बोलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल आइटम्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल आइटम्स, दैट इज items the knowledge of which might influence the decision of the users. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो सारे आइटम डिस्क्लोज करना है, वो सारे आइटम डिस्क्लोज करना चाहिए, शुड डिस्क्लोज आइटम्स नॉलेज ऑफ विच material items should disclose all the material items. Material items means what? The knowledge of which might influence the decision of the users of the financial statement. वो कभी हाइड नहीं किया जा सकता है. Materiality concept of accounting states that all material items must be properly reported in the financial items. An item is considered material. Item कब material considered होगा? If it is inclusion or omission of significant impacts of the decision of the user of the financial statement.
जब वो इंक्लूशन या ओमिशन ऑफ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ द फाइनेंशियल यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है, तब वो मटेरियल आइटम हो गया. द आइटम दैट हैव वेरी लिटिल और नो इम्पैक्ट ऑन अ यूजर्स डिसीजन आर टर्म्ड एज इमेटेरियल. जो यूज़र को डिसीजन लेने के लिए जो उतना मैटर नहीं करेगा वो इमेटेरियल हो गया, जो मैटर करेगा वो मटेरियल हो गया. ठीक है. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इट. मटेरियल आइटम्स का जैसे एग्जांपल है बेस्ड ऑन अमाउंट. अगर अमाउंट में आ गए ABC लिमिटेड डिसाइडेड, दिस एग्जांपल विल क्लियर यू दिस अकाउंटिंग पॉलिसी कंसेप्ट. बेस्ड ऑन अमाउंट में क्या होता है, ABC लिमिटेड ओके डिसाइडेड दैट एन अमाउंट इक्वल और मोर देन 1 लाख इज मटेरियल. ABC लिमिटेड अपना कंडीशन में ये डिसाइड कर लिया कि एन अमाउंट इक्वल और मोर देन 1 लाख इज मटेरियल. वो डिसाइड कर ही लिया. हाँ, अमाउंट इक्वल और मोर देन 1 लाख, इक्वल और मोर देन मतलब इक्वल और मोर देन 1 लाख इज मटेरियल. इसके नीचे है तो इट्स नॉट मटेरियल. Okay, it means an amount of loss, an amount of less than 1 lakh is not material and shall not be disclosed separately. 1 लाख के नीचे कुछ भी है तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाने का दरकार नहीं है. ठीक है. अब क्या हो गया, नेक्स्ट क्या हो गया, ये बेस्ड ऑन अमाउंट हो गया. नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन नेचर. बेस्ट ABC लिमिटेड हैज़ टू पे ₹5,000 फॉर डिफ़ॉल्ट अंडर द इनकम टैक्स लॉ. इनकम टैक्स लॉ में कुछ डिफ़ॉल्ट हो गया, उसके लिए ABC लिमिटेड को 5,000 देना है. बेस्ड ऑन नेचर डिस्क्लोजर इज नीडेड बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन. राइट, बेस्ड ऑन नेचर. यहाँ पे 1 लाख से कम है, 5,000 है, बट डिफ़ॉल्ट अंडर द इनकम टैक्स लॉ. इसका जो नेचर देखो, नेचर डिफ़ॉल्ट कर गया इसके इनकम टैक्स लॉ में, नेचर के हिसाब से ये मटेरियल हो गया, तब इसको डिस्क्लोज करना है. ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट. सो दोज 3 वर सेकेंडरी कंसिडरेशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. अकाउंटिंग पॉलिसी को हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी का हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का पढ़ लिए. मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीनिंग, मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटिंग पॉलिसी, रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट विल हेल्प टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अकाउंटिंग पॉलिसी मीनिंग पढ़ लिया हम लोग. फिर अकाउंटिंग पॉलिसी जब भी हम लोग को सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन, एक तो आ गया मीनिंग, फिर दूसरा आ गया इसका सिलेक्शन. राइट, दूसरा आ गया इसका सिलेक्शन, कैसे हम कौन सा हम लोगों को अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करना है. अब सिलेक्शन जब करेंगे हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी तो 2 चीज़ देखेंगे. एक तो रहेगा प्राइमरी कंसिडरेशन. प्राइमरी कंसिडरेशन मतलब होता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू. ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ये प्रोवाइड कर रहा है, यही देख के प्राइमरी कंसिडरेशन रहेगा, यही देख के हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी चूज़ करेंगे. अब सेकेंडरी कंसिडरेशन, अकाउंटिंग पॉलिसी जब भी हम लोग कोई भी सिलेक्ट करेंगे उसका सेकेंडरी चीज़ क्या देखेंगे. सेकेंडरी कंसिडरेशन में एक आ जाता है हम लोगों का सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मटेरियलिटी एंड प्रूडेंस. ओके, प्रूडेंस में एंटिसिपेटेड लॉसेस हम लोग प्रोविजन लेंगे, एंटिसिपेटेड गेन का नहीं लेंगे. सब्सटेंस ओवर फ्रॉम में इकोनॉमिक एक्टिविटी मैटर्स, लीगल नॉट मैटर. ठीक है. अब मटेरियलिटी में जो भी मटेरियल आइटम है, जो भी बिजनेस को लगता है मटेरियल आइटम है वो सारे डिस्क्लोज़ करना है. अगर वो मटेरियल नहीं है तो डिस्क्लोज़ नहीं करना है. ये हो गया हम लोगों का अकाउंटिंग पॉलिसीज. नेक्स्ट कम्स व्हाट, डिस्क्लोजर. ये सारी चीज़ों को डिस्क्लोजर देने वाला अकाउंटिंग पॉलिसी शैल बी डिस्क्लोज एट वन प्लेस. ये सब अकाउंटिंग पॉलिसी कहाँ पे डिस्क्लोज किया जाएगा, एट वन प्लेस में डिस्क्लोज किया जाएगा. फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन इफ नॉट फॉलोड उसको डिस्क्लोज करना है नहीं. और ये सारे अकाउंटिंग पॉलिसी एक जगह में डिस्क्लोज करा जाएगा, एक जगह मतलब नोट्स टू अकाउंट्स में सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज किए जाएंगे. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट accounting standard 1, that is disclosure of accounting policies.
I hope, guys, it really helped you for conceptual clarity and helped you for better understanding of this accounting standard. If you liked it, like the video, and if it was helpful for you, if it helped you for better understanding, then please like the video, share the video with your friends, and subscribe to my channel for more updates like this, and click the bell icon for notification of my videos. Thank you for watching. Have a great day.